हेलो दोस्त, आज से बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 10th का जो इंटरनेट पर 5 मॉडल सेट, ठीक है ना, आप लोगों का जो 5 मॉडल पेपर जारी किया गया है। आज हम क्या करेंगे कि उन सभी पांचों का एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल करके आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के दौरान ही आपको याद हो जाए, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने से, ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने से आराम मिलेगा। ठीक है। और जो बच्चे को, ठीक है, और जो बच्चा पहले से याद कर रखा है, उसको फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या होगा कि उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक होगा इसमें हीरा का। हीरा का कितना अपवर्तनांक होता है? इसका सही आंसर क्या है? हीरा। इसका अपवर्तनांक हो जाता है 2.4। अब सीसा का भी कभी कभी अपवर्तनांक पूछ देगा, ठीक है, कि सीसा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1.5। सीसा का 1.5 होता है और हीरा का 2.4 होता है। ठीक है। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए क्या आंसर होगा। आपका सही आंसर है हीरा। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक मिनट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है। और धनात्मक किसकी होती है? तो आपका उत्तल दर्पण का। ठीक है। अगर सवाल पूछे उत्तल दर्पण का क्या होता है, तो उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। ठीक है। और जबकि अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, मतलब सॉरी, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो किसी भी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें किसमें किया जाता है? दाढ़ी बनाने वाले शीशा के रूप में, हेडलाइट में, ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में, उसके बाद स्ट्रीट लैंप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर सवाल दे दे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का, है ना, उपयोग, तो इसका उपयोग किया जाता है कहाँ? गाड़ी के साइड मिरर में। कहाँ? गाड़ी के साइड मिरर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। ठीक है। तो फोकस, आप जैसे कि इसमें सवाल यहाँ देखिए, अवतल दर्पण है, ठीक है, ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये रहा फोकस, ये हुआ सेंटर। तो सेंटर को हम लोग रेडियस भी बोलते हैं, है ना। ये आपका रेडियस हुआ। रेडियस क्या है? आपका फोकस का 2 गुना है। तो हम इसको लिख सकते हैं फोकस बराबर r/2, है ना। फोकस बराबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ से लेके यहाँ तक फोकस बराबर क्या हो जाएगा? 2r, है ना। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि फोकस बराबर 2r, फोकस होता है ना, सॉरी, 2 फोकस बराबर 1r, क्योंकि r यहाँ से यहाँ होता है, ये हुआ फोकस, है ना। एक फोकस यहाँ, एक फोकस, है ना। ये 2 फोकस के बराबर ये 1r होता है। जो रेडियस होता है उसका कौन होता है? आधा होता है। तो f बराबर हम लोग लिख सकते हैं r/2। ठीक है। तो फोकस बराबर क्या हो जाएगा आपका? r/2, यानी कि फोकस जो होता है वो रेडियस का यानी त्रिज्या का आधा होता है। त्रिज्या, ठीक है, जिसको आप लोग सेंटर के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी कहा जाता है? ठीक है। अभी क्या कह रहा है? अभिसारी। अभिसारी, है ना। तो आपका ये होगा, यानी कि जो क्या कर रहा है लेंस, है ना, प्रकाश को फैला दे रहा है। तो ये कौन सा लेंस है? आप खुद सोच के देखिए, है ना। ये कौन सा लेंस हो जाएगा? तो ये लेंस हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होता है? तो एक बात समझिए कि तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो सबसे कम आपका बैगनी का होता है।
कितना होता है, अगर एग्जाम में पूछ दे तो 400, ठीक है, नैनोमीटर। और सबसे अधिक किसका होता है, लाल का। लाल का क्या होता है, सबसे अधिक होता है। कितना अधिक होता है, ये होता है 700, ठीक है, ये 700 होता है और ये 400 होता है। तो बताइए, अब रटने का झंझट पूरी तरीके से खत्म। बैगनी का सबसे कम, लाल का सबसे ज्यादा। तो सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल को देखिए। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, सबसे कम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। आगे बढ़ते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। अब समझिए कि प्रकाश टिमटिमाता कैसे है। तो जब आसमान से कोई रोशनी हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में धूल कण के कारण वो क्या होता है कि कभी इधर तो कभी इधर, फिर कभी इधर तो कभी इधर, है ना, उसका अपवर्तन कोण बदलते रहता है। तो बदलने के दौरान क्या होता है कि हमारी आंखों तक, ठीक है, जब वो पड़ रहा है तो लाइट दिखाई देता है, ठीक है ना। और फिर चूंकि वायुमंडल है, धूल कण है ना, कभी कहीं का हवा का घनत्व ज्यादा हो जाता है तो कहीं कम हो जाता है। उस घटना के कारण भी कभी कभी लाइट हमारे आंखों पर पड़ता है, कभी नहीं पड़ता है, कभी पड़ता है, कभी नहीं पड़ता है, कभी पड़ता है, कभी नहीं पड़ता है, जिसके कारण जो तारा है हम लोग को वो टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये जो घटना है वो होता किसके कारण है, तो आप, हमको लगता है आंसर आप लोग को आ गया होगा। प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो बताइए सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात हो या फिर वायु हो, इन दोनों में, ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है वो कितने होती है, 3 लाख किलोमीटर पर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर कांच में पूछा जाए तो कांच में कितना होता है, कांच में होता है आपका 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब एग्जाम में कभी कभी पानी के अंदर भी पूछ दिया जाता है, पानी में, जल में प्रकाश की चाल, तो जल में कितना होता है 2.25, ठीक है, 2,25,000, 2,25,000। तो सबसे ज्यादा निर्वात या फिर वायु में, उससे कम जल में, ठीक है, और सबसे कम कांच में, सबसे कम कांच में। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश के साथ चाल सबसे अधिक होगी। तो किसमें होती है, अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है निर्वात में और दूसरा ऑप्शन दे रहा है वायु में, ठीक है। तो हालांकि जब वायु और निर्वात देगा तो दोनों में प्रकाश की चाल सेम होता है, ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी निर्वात में क्या होता है कि किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं माना जाता है, इसलिए वायु में ठीक है, मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत धूल कण होने की वजह से थोड़ा अंतर पड़ सकता है। हालांकि ये ऑप्शन ही गलत इसमें दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस तरीके का कभी ऑप्शन दिख जाए तो पहले आप निर्वात मारेंगे, उसके बाद आप वायु में लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश में अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, आप लोग ने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न का एक सीरीज लाएंगे जिसमें इस तरीके के सवालों को भी हम अच्छे से बताएंगे, जो कि आपको याद करने में आपको काफी सहायता पहुंचाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो समझिए कि जल विद्युत संयंत्र जो है वो एक्चुअली में करता क्या है, कि मतलब, अब पानी ऊपर से गिर रहा होता है, नीचे डायनेमो लगा होता है, ये डायनेमो क्या करता है, घूमता है ना, ये क्या होता है, ये घूमता है, ठीक है। तो इससे पहले जो पानी होता है, जो जल होता है, वो क्या होता है, वो तापीय होता है नहीं, नाभिकीय होता है नहीं, सौर होता है नहीं, तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा वैसे ऊर्जा को कहेंगे जो स्थिर है, फिर हम उसको क्या किए, उसको चलाएं, तो चलाने के बाद क्या हो गया कि उसमें मोशन आ गया, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है, गतिज ऊर्जा आ गया, और फिर उससे डायनेमो को घुमाया गया। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए मजबूरी बस हमको स्थितिज ऊर्जा ही लेना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से। ज्यादा सही ये तब होता जब स्थितिज ऊर्जा की जगह गतिज ऊर्जा दिया होता, क्योंकि केवल पानी के टब को रख देने से आपका जल विद्युत संयंत्र नहीं चलेगा, उस पानी को आपको मोशन में लाना होगा,
उसको गतिज में लाना होगा, तभी वो पानी चलेगा और डायनेमो के क्या करेगा, पंखुड़ी को, ठीक है, उसका जो विंग्स होता है उसको घुमाएगा, रोटर का जो ब्लेड है वो रोटर का ब्लेड घूमेगा और उससे फिर क्या होता है, डायनेमो को कनेक्ट किया जाता है, उससे डायनेमो घूमेगा और वहां से बिजली बनेगा। ठीक है, जबकि ये तीनों ऑप्शन तो महाबकवास है, तो एक वन एंड ओनली ऑप्शन बचता है स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, जलता हुआ मोमबत्ती, है ना, क्या में बदलता है? तो एक बात समझिए, मोमबत्ती जल रहा है, अगर कोई भी चीज जलता है तो उसके अंदर जो बदलाव होता है उसको कहते हैं हम लोग, हेलो, हाँ, तो देखिए क्या है, जलता हुआ मोमबत्ती, ठीक है, तो जलता हुआ जो मोमबत्ती है वो उदाहरण है आपका रासायनिक, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है, या फिर रासायनिक ऊर्जा से क्या में बदल रहा है, प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ दे, है ना, कि किस तरीके का इसमें बदलाव है, ठीक है, ये कौन सा चेंज है, मोमबत्ती का जलना फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज, ठीक है, तो जल रहा है तो कोई भी चीज का दहन होगा तो रासायनिक परिवर्तन, किसी भी चीज का जलना रासायनिक परिवर्तन, और किसी का केवल आकार में उसके स्वरूप में ही बदलाव जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जब कोई मोमबत्ती अगर जल जाता है तो वापस से आप उसको उस आकार में नहीं बना सकते, लेकिन अगर पूछता है कि मोम का पिघलना, है ना, बहुत ध्यान से समझिए, मोम का पिघलना, तो मोम पिघलेगा तो वापस उसको जमा देंगे, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ सवाल कुछ और पूछ रहा है ना, यहाँ सवाल पूछ रहा है क्या, कि जलते हुआ मोमबत्ती क्या को क्या में बदलता है, तो भाई जल रहा है तो रासायनिक, है ना, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, अब आप में से कुछ बोलेंगे नहीं उससे तो हीट भी निकलता है, तो देखो, जब रासायनिक ऊर्जा से वो प्रकाश ऊर्जा हम इसलिए बोलेंगे कि ज्यादा हमको क्या मिल रहा है, ज्यादा हमको लाइट मिल रहा है या हीट मिल रहा है, तो ज्यादा हमको लाइट मिल रहा है। अगर ज्यादा हमको हीट मिल रहा होता तो हम कहते हैं, है ना, उष्मीय ऊर्जा, लेकिन यहाँ क्या है, ज्यादा हमको क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाता है, मतलब अधिक होता है या कम होता है, तो कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मान, ये देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, यानी कि रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध, जिसको ऐसा यूनिट क्या है इसका, ओम है। ठीक है, अब रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कब बढ़ता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक देख लेते हैं हम लोग समांतर क्रम, और दूसरा देख लेते हैं हम लोग श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, जैसे कि घर में एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है, तो क्या किए, एगो बॉल जला लिए, पंखा जला लिए, है ना, कुछ और जला लिए, देख रहे हैं, मतलब एक प्लस से और एक माइनस से अलग अलग तार निकल रहा है ना, और हम लोग किसी भी चीज को जला रहे हैं, ऐसा ही घर में इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है हमारा समांतर क्रम। ठीक है, वो होता है हमारा समानांतर क्रम। ठीक है, और श्रेणी क्रम देखेंगे तो दिवाली के समय में आप लोगों ने खूब लाइट जलाया होगा, है ना, ये देखते हैं कुछ दिवाली का लाइट इस तरीके से होता है, और फिर फाइनली एक को प्लस में और दूसरे को माइनस टर्मिनल में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए कैसे समझेंगे समानांतर और श्रेणी। श्रेणी में अगर आप एक बल्ब को बीच से काट देते हैं तो इलेक्ट्रिक का जो करंट है, जो फ्लो है ना, वो आगे फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, यानी एक बल्ब अगर खराब होता है तो देखते हैं आपके घर का पूरा लड़ी खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, श्रेणी में रेसिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है, नहीं तो वो एक छोटका बॉल को अगर आप डायरेक्ट प्लस माइनस में अगर आप लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं, कैसे, श्रेणी क्रम में लगा के। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग मैग्नेट चैप्टर में पढ़े भी होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या, कुंडली लपेट के एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, है ना, इस तरीके से दिया जाता है, जिसका प्रयोग कहाँ, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो भाई देखिए इसमें नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है, काफी हाई टेम्परेचर पे वो होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन कहाँ होता है, तो ये होता है परमाणु रिएक्टर में होता है। ठीक है, और जब सवाल पूछेगा आपसे कि नाभिकीय
नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये आपकी सूर्य या फिर तारा, जो भी बोलिए, दोनों एक ही है, ठीक है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलकर एक हीलियम एटम्स का निर्माण करते हैं, यानी कि दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलके एक हीलियम के परमाणु का निर्माण करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए हैं अब 18 में। आप लोग इसी तरह बने रहिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए। किसी भी तरीके का अगर आपको इसमें कमी दिखता है, कोई भी आपको परेशानी होता है, या फिर आपकी जो भी जिस तरह का आपका सुझाव है, वो हमें कमेंट में आप बताइए। इससे क्या होगा कि हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हम उस गलती को दूर करेंगे। जो भी कमियां होगी हम में, हम उसको सही करेंगे और चाहेंगे कि ये जो आपके लिए ये जो वीडियो बनाया गया है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित हो। हमारी दिल से यही कामना होगी कि इस वीडियो से कम 70% ऑब्जेक्टिव आपका लड़े, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम 2 या 3 तरीके से बता रहे हैं कि क्वेश्चन अगर घुमा कर भी क्वेश्चन बदल देगा तो वहां से आपको हर हाल में क्वेश्चन बनेगा। आप यकीन रखिए और हर जो वीडियो आपको जा रहा है उसको ध्यान से देखिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ठीक है। आप इसको 2 के स्पीड में करके एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और हम और ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर सकेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड आएगा, हमारा मेहनत भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है और उसको सराहा जाता है, तो उस व्यक्ति को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके कामों को लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। अगर आपको पसंद नहीं आता है, तो आपको पूरा हक है कि आप हमें बताइए कि नहीं, आप ये गलत बता रहे हैं, आपका ये तरीका गलत है, आपका बताया हुआ वीडियो हमको समझ में नहीं आता है, आप बेकार बता रहे हैं। तो हम भी उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या हम सुधार करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है भाई? तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ठीक है। अगर आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी कमजोर है तो आप, ठीक है, कमेंट में कि बताइएगा, तो हम प्रॉपर एक इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो ही आप लोगों के लिए डाल देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल क्या हो? तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो आप देखिए, प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा क्या होता है? दृष्ट धारा, है ना। आप लोग तो पढ़ चुके होंगे, सिलेबस खत्म ही हो चुका होगा। प्रत्यावर्ती धारा, है ना, एसी करंट, ये आपका होता है। और जो दृष्ट धारा होता है वो इस तरीके होता है, ठीक है। आपने इसमें स्ट्रिंग पढ़ा होगा, आपने इसमें गर्त पढ़ा होगा, ठीक है। ये एसी करंट में और ये होता है डीसी करंट। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हम लोग के घरों में प्रयुक्त होने वाला जो करंट होता है अल्टरनेटिव करंट होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है। जिसका आरएच फैक्टर क्या होता है? प्लस माइनस कितना होता है? 5 होता है, ठीक है ना। जिसका मान प्लस माइनस 5 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ण विक्षेपण असंभव है, यानी किसमें वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर है फाइबर में। फाइबर मतलब होता है तार, केबल, ठीक है। अगर एक फाइबर का मतलब होता है रेशा, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके का यह फाइबर हो, चाहे वो रेशा हो, चाहे वो तार के रूप में नाम ले या फिर केबल के रूप में, ठीक है। इन किसी में भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये एक इंग्लिश टर्म है, ठीक है। कांस्ट आप जानते हैं, निर्वात आपको पता है, जल आपको पता है, ठीक है। इन सबों में वर्ण विक्षेपण संभव है। आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर कि वायु में रखा एक कांच का जो प्रिज्म होता है वो आपतित किरण को मोड़ देता है, ठीक है। तो आपतित किरण को कैसे मोड़ देता है? आधार की ओर मोड़ देता है, ठीक है। आप इस डायग्राम से समझिएगा कि एक लाइट जा रहा है, ये प्रकाश जा रहा है, प्रिज्म के अंदर इंटर किया और फिर देखिए कैसे वो नीचे, है ना, कैसे वो नीचे की ओर मोड़ दिया, ठीक है। आधार की ओर देखिए कैसे मोड़ दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वायु में रखा एक प्रकाश, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आधार हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ देखिए, ये एक रिएक्शन दे रखा है, किसमें दे रखा है कि Zn प्लस ओ टू, Zn प्लस ओ टू, ठीक है। तो क्या बन रहा है? ZnO, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर देंगे। तो रिएक्शन को जब हम बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे बैलेंस हो जाएगा कि जिंक ऑक्साइड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है? जिंक प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन रहा है? जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अभी एक चीज को देखिएगा, ये दो अलग है और ये यहाँ पे क्या हुआ है? मिलके एक बना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से बताइए। इसका हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी प्रक्रिया हो गई आपकी? ये हो गई आपकी अपचयन, ठीक है। विस्थापन अगर होगा तो विस्थापन में क्या होता है? अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अगर हम ज्यादा डिटेल हर
हर टॉपिक में करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो समय का अभाव है, ठीक है, लेकिन कोशिश यही रहेगा कि हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करते जाएं। अभी खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो खाने वाले सोडे का जल्दी बताइए क्या होगा। तो क्या होता है, ठीक है, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम, तो खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। लेकिन अगर धोबिया सोडा बोलेगा तो Na2O3 Na2CO3, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका धोबन सोडा हो गया। कौन, Na2CO3 और NaHCO3, ये क्या हो गया आपका खाने वाला सोडा हो गया, ठीक है। अब दोनों का रासायनिक नाम हम लोग देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं, है ना, तो इसमें लग जाता है क्या, बाइकार्बोनेट, क्या हो जाता है, बाइकार्बोनेट, है ना। और ये क्या हो जाता है आपका नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट, ये क्या हो जाता है, सोडियम का सोडियम का कार्बोनेट, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आई मीन नेक्स्ट पेज की ओर, पेज 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु, ठीक है, कि कमरे के ताप मतलब रूम टेम्परेचर पे कौन सा जो तत्व है वो क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो लिक्विड द्रव अवस्था में रहता है, तो द्रव अवस्था में कौन रहता है, थोड़ा सोच के बताइए। तो वो होता है आपका पारा। पारा का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो उसमें किया जाता है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें किस में किया जाता है, थर्मोमीटर में किया जाता है, ठीक है। थर्मामीटर में पारे का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ताप का एक अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। टेम्परेचर का क्या होता है, ये एक गुड कंडक्टर होता है, जिससे कि क्या होता है पारा में, ठीक है। पारा का रासायनिक नाम क्या हो, रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, सोच के बताइए और वीडियो में कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है, ठीक है, तो हीलियम, ठीक है, हीलियम, नियॉन, ठीक है, ये आपका 8वें में आता है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, बोरॉन, 1 मिनट, हम गलत बोल रहे हैं, माफी चाहेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, हीलियम हो गया, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में, ठीक है, मेथिल ऑरेंज का विलयन मिल, अब देखिए ये जो मेथिल ऑरेंज है और ये सब जो है ये क्या है, तो ये एक तरीके का इंडिकेटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका रंग कैसा हो जाता है, मेथिल ऑरेंज, ठीक है, जब मिलाया जाता है तो रंग परिवर्तित होकर इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इसका रंग पीला हो जाता है। अभी देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सा है, कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा होता है। तो आप देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है ना। ग्लोबल वार्मिंग का, ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कब बढ़ता है, यानी कि वैसा गैस जो क्या करता हो, उष्मा को अवशोषित करने का काम करता हो, ठीक है, तो वो आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हालांकि कुछ और भी गैस है आप याद रख सकते हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गंधक का परमाणु संख्या क्या होता है, ठीक है, सल्फर का परमाणु संख्या क्या होता है। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16, 1 मिनट 1 मिनट, कितना होता है, 16, हाँ सही है, तो 16 होता है। अभी अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है, हाँ हाँ, और एक सवाल आपका जो रह गया था, ठीक है, ये जो हीलियम, तो हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनन होता है और रेडॉन होता है। ये अक्रिय गैस है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग नोबेल गैस भी कहते हैं, ठीक है, नोबेल गैस भी कहते हैं इसको। तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, इसके, ठीक है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है, यानी कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पूरी तरह से भरा होता है, जिसके कारण ना इस पे निगेटिव चार्ज होता है ना इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको अस्थाई, ठीक है, अस्थाई तत्व भी कहते हैं, ठीक है, ये स्टेबल एलिमेंट के श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर था कि अम्ल और जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में, तो बताइए अम्ल जल में क्या होता है, तो आयनित होता है, मतलब आयनित मतलब हो जाता है क्या, कि चार्ज जो देता है, ठीक है, जो आयंस, ये, ठीक है, इसको हम लोग आयनित होना कहते हैं, ठीक है, यानी कि वो क्या करता है, चार्ज प्रोड्यूस करता है। अभी देखेंगे अधिकतर धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, यानी कि कोई भी आप धातु लेंगे, जैसे कि कैल्शियम,
ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सब जो भी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? हाँ, ये सब आपका धातु है। और क्या है? धातु का जब ऑक्साइड बन रहा है तो इसका प्रवृत्ति क्या होगा? इसका प्रवृत्ति होगा क्षारीय होगा। कैसा प्रवृत्ति का होगा? क्षारीय होगा, ठीक है, यानी कि बेस, है ना, ये बेसिक प्रॉपर्टी का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो बताइए, इसमें सोचने वाली बात है। सोना में लोहा मिलाएंगे, हाँ, पोटेशियम ये मिलाएंगे, जिंक मिलाएंगे, नहीं ये सब मिलाएंगे ना, क्या मिलाएंगे? तो कॉपर मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? कॉपर मिलाएंगे, यानी कि तांबा मिलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अभी यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें दिखाया गया है ना। ये क्या करता है? आपस में रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है इसमें? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अगर बोलने के दौरान बीच में किसी क्वेश्चंस में अगर हमारे द्वारा अगर गलत बोल दिया गया हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट कर दें, ठीक है, ताकि हम उसका सही आंसर डिस्क्रिप्शन में दे दें। हालांकि कोई अगर गलती कोई या भूल हुआ होगा तो वो मिस्टेक से बोलने में हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। सिलिकॉन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है सोलर प्लेट को बनाने में, है ना। आप जो विद्युत प्रेस देखते हैं, जो आयरन देखते हैं, आयरन का जो फिलामेंट होता है ना, हाँ, उसके ऊपर क्या होता है? आपका अभ्रक, है ना, यही सिलिकॉन उसमें भी होता है, यही है, सिलिकॉन से ये सिलिका बनता है, ठीक है। वे तत्व जिसके बाहरी सेल पूरी तरह कैसे होते हैं? जो सेल पूरे रूप से भरे होते हैं, है ना। अभी ये देखिए, कुछ देर पहले हम आपको क्वेश्चन बताए हैं कि जिसका आउटर ऑर्बिट पूरी तरह से फुल होता है, ठीक है, बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं, कैसे होते हैं? क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस, यानी कि नोबल गैस। अभी हम बताएं, देखिए आ गया तुरंत उसी तरीके का क्वेश्चन। खाड़िया का रासायनिक, खाड़िया मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं चौक, चौक होता है ये, ठीक है ना। ये क्या होता है? चौक, जिसको बोर्ड पे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अंडे का बाहरी जो ऊपर का जो सतह होता है वो भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का ही। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय ऑक्साइड कौन है? तो सबसे ज्यादा अम्लीय ऑक्साइड है आपका, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, अगर ध्यान होगा तो, कि कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? ये धातु है। और धातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। और ये सल्फर है, ये अधातु है। तो अधातु का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा? कैसा होगा? तो वो होगा आपका, ठीक है, वो होगा आपका अम्लीय होगा। वो कैसा होगा? वो होगा अम्लीय, ठीक है। देख रहे हैं, एक क्वेश्चन को कई रूप से बताने से आपको आगे का क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में हम पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभी देखिए, एल्काइन का इसमें सूत्र पूछा है, तो एल्काइन का सूत्र क्या हो जाएगा? हाँ, C2H2। क्या हो जाएगा एल्काइन का सूत्र? C2H2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि CH3O C2H5 का IUPAC नेम, ठीक है। तो IUPAC नेम आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा परीक्षा में, ये बराबर जिससे यहाँ से सवाल पूछता है। तो ये है मेथॉक्सी इथेन, ये किसका फॉर्मूला है? मेथॉक्सी इथेन का, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर क्या है? तो आप अक्सर पेपर में और न्यूज में सुन रहे होंगे कि बिहार में क्या एथेनॉल फैक्ट्री लग रहा है, एथेनॉल फैक्ट्री लग रहा है, एथेनॉल फैक्ट्री लग रहा है। सरकार के द्वारा लक्ष्य भी रखा गया है कि पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिलाया जाएगा, है ना, पेट्रोल में, जिससे कि क्या होगा कि पेट्रोल के लागत में, पेट्रोल के मूल्य में कुछ कमी आएगा। और एथेनॉल हम लोग बनता किससे है? तो इससे ये बनता है, ठीक है, बिहार में गन्ने से, ठीक है, बिहार में प्रोडक्शन गन्ना का होता है, मकई का होता है, ठीक है। तो इन लोग का जो पौधा होता है, इस पौधे को प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है? एथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से क्या बनाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन कहाँ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका जिंक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा
Na2ZNO2 प्लस H2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि धोबिया सोडा का रसायन, देखिए कुछ देर पहले ही हम बताए थे, खाने वाला सोडा और धोबिया सोडा। आप लोग खुद इसका आंसर बताइए जल्दी से एकदम, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा Na2CO3, सोडियम क्या, एक मिनट, धोबिया सोडा, इसका आंसर होगा आपका Na2CO3, हाँ ठीक है। और खाने वाला सोडा NaHCO3। ये हो गया आपका धोबिया सोडा और ये हो गया आपका खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, पहले बोले थे बाइकार्बोनेट, और ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अम्लराज में, ठीक है, जिसको एक्वारेजिया भी बोला जाता है, ये अम्लराज को क्या बोला जाता है? एक्वारेजिया। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात कितना होता है? ठीक है, तो सांद्र मतलब क्या होता है, इस बात को आपको आगे जब हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस किस सब्जेक्ट, किस किस टॉपिक आपको सेपरेट वीडियो चाहिए। तो HNO3 और HCl, इसका जो एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज, जिसमें क्या होता है, सोना घुलता है, उसमें उसका अनुपात बताना है। तो ये एग्जाम में हमेशा पूछ के जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो अम्लराज में क्या होता है, 1:3 में होता है, यानी कि 3 अनुपात में आपका, ठीक है, 3 अनुपात में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 अनुपात में आपका क्या होता है, HNO3 होता है, ठीक है। अगर 1 लीटर HNO3 लेंगे तो 3 लीटर क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, ठीक है, 44 की ओर बढ़ते हैं। तो 44 में क्या है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ आपका क्या कहलाते हैं, तो ये होगा आपका अभिकारक, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या होगा, 45 क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा है, कट रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? अभी देखिए, अभी क्वेश्चन हुआ था अम्लीय और क्षारीय, यहाँ पे ऐसे हमको दिख रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आंख बंद करके एकदम सीधे लगाइए इसको, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपका एक जब आंसर मिल गया, ठीक है ना, तो एक से अधिक होता तो लास्ट में ही देता है एक से अधिक, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा SO2, यानी कि क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आगे क्या है, दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, रेड को क्या कर रहा है, रेड को क्या में बदल रहा है, ग्रीन में बदल रहा है, ठीक है। लाल को क्या में बदल रहा है, हरा में। तो लाल को जब हरा में बदलता है तो वो होता है क्षार, और जो हरा को लाल में बदल देता है, एक मिनट सॉरी, क्योंकि हम हरे रंग से लिख रहे हैं इसलिए मेरे दिमाग में ग्रीन आ गया, ठीक है। अरे भैया ब्लू होता है, ठीक है। लाल को जो नीले में बदलता है वो क्षारीय होता है, और जो नीले को लाल में बदलता है वो क्या होता है, वो होता है आपका अम्ल, माफी चाहेंगे, ठीक है ना। वो नीले को क्या में, लाल में बदलता है, ये लाल को नीले में बदलता है क्षार, और नीले को लाल में कौन बदलता है, अम्ल बदल देता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 कि स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, हेल्दी बॉडी, उसका पीएच मान, बहुत पीएच मान देखिए एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो पीएच मान को अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कितना, 7.0 से 7.8, ठीक है। ये क्या होता है आपका ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, स्वस्थ जो आपका स्वस्थ शरीर का पीएच मान। चलिए देखिए कुछ पीएच मान हम देख लेते हैं, जैसे कि क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है, 1.2 होता है, ठीक है। फिर गैस्ट्रिक जूस हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग पेट का जो जूस पेट में जो होता है, ठीक है, जिसको गैस्ट्रिक जूस और हिंदी में कहते हैं उसको, हिंदी में भी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा तो कमेंट कीजिए। नींबू में कितना होता है, तो नींबू का होता है 2.3 होता है। अब देखिए एक एक दो बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे कि दूध का 6.5, विनेगर यानी कि सिरका, उसको क्या कहते हैं आप लोगों को, आप लोग उसको सिरका के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। इसका कितना होता है, 2.8 होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग पानी पीते हैं उसका क्या होता है, वाटर का, नॉर्मल वाटर का, उसका कितना होता है, 7, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे और क्या हो गया, यूरिन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट हो गया क्या, यूरिन, पेशाब, उसका 6 होता है। वाइन, शराब, 3.5। फिर ब्लड यानी कि खून, इसका क्या होता है, 7.4 से 7 पॉइंट कहीं कहीं 2 भी दिया रहता है, ठीक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू है जो कि आप हर हाल में इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ तक हमारा हो गया? क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे आप 48। निम्नांकित यौगिक में कौन सा जल में विलय है? ठीक है, कौन है जो जल में विलय है? तो इसका हो जाएगा ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है? पानी में, जल में विलय होता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नांकित में कौन अमलगम है? ठीक है, अमलगम तो अच्छा क्वेश्चन है। ये हो गया आपका सोडियम, ठीक है, Na और Hg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन को जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को हटा देती है? हाँ, तो जिंक सल्फेट यानी कि जिंक सल्फेट से क्या करेगा? जिंक को हटा देगा और वो खुद उसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अगर वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी ऐसा होगा। अगर आपको रिएक्शन सीरीज याद है तो आपके लिए ये बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो कॉपर हो, ठीक है, जिंक को हटा के ये कॉपर उसके साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बना लेगा और जिंक को अलग कर देगा। ठीक है, इस तरह के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी हम लोग पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त को यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में जो ले जाया जाता है, ठीक है, तो किसके द्वारा ले जाया जाता है? उसको धमनी के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हृदय से शरीर के अलग अलग भागों में धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है ना, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। रक्त के हल्के पीले एवं चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो वो आपका आंसर हो गया प्लाज्मा। ठीक है, हमारे ब्लड को 3 भागों में बांटा गया है। ब्लड तो हम लोग होता ही है, उसके अंदर प्लाज्मा होता है और एक प्लेटलेट होता है। डेंगू में मच्छर के काटने से प्लेटलेट कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होता है? तो जिसके ऊपर स्टोमाटा नहीं होगा, जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो नहीं होगा, तो वो होगा आपका एंजियोस्पर्म में। वो किस में होगा? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि किण्वन क्रिया पाई जाती है किस में? यानी कि फर्मेंटेशन किस में पाई जाती है? तो फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए इससे एक सवाल और आता है कि पाव रोटी, डबल ब्रेड बनाने में, शराब बनाने में, ठीक है, ये जो फर्मेंटेशन होता है किसके द्वारा कराया जाता है? तो किसके द्वारा कराया जाता है? यही ईस्ट के द्वारा कराया जाता है। कहीं कहीं इसको खमीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये खमीर के नाम भी आपका कहीं कहीं दिया रहेगा, तो घबराने की बात नहीं है। बस इसी तरह दम लगा के, है ना, एकदम लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आपको सफलता 100% मिलेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत होता है तो हम हमेशा कह रहे हैं कि आप हमें कमेंट करें, हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जिस टाइप के वीडियो में, ठीक है, जिस किसी भी सब्जेक्ट के किसी खास टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम वीडियो के माध्यम से उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, अच्छे से समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में पक्का शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो ग्लूकोज का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ग्लूकोज का। ठीक है, हम लोग जब खाना खाते हैं तो शरीर में डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद जो आखिरी उत्पाद बचता है वो क्या होता है भाई? तो हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में ही हम लोग एनर्जी लेते हैं, है ना। ग्लूकोज के फॉर्म में क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, क्या है, साफ से दिख नहीं रहा, C6O12O6। रट लीजिए एकदम, क्या होता है? C6H12O6। एग्जाम में गलती नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? ठीक है, तो प्रकाश का संश्लेषी इकाई हम लोग किसको कहते हैं? तो वो होता है आपका क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल में ही क्या होता है, उसी में उसके देखिए क्लोरोफिल, ठीक है, तो यहीं से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो प्रकाश की उपस्थिति में होता क्या है कि पत्तियों में, ठीक है, जब प्रकाश प्रेजेंस होता है तो पत्ती क्या करता है कि ग्लूकोज, ठीक है ना, अभी ज़्यादा लंबे में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी देर का लंबा वीडियो हो चुका है। ठीक है, तो बस इतना समझिए कि प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या होता है कि वो, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेता है, फिर ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया में वो क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड और ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज वो रख लेता है और ऑक्सीजन को जितना उसको रखना होता है ऑक्सीजन भी रखता है, और बाकी बचा हुआ सारे ऑक्सीजन को क्या एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, जो कि हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन क्या करते हैं? ले लेते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अंडोत्सर्ग का कारण
क्या है, ठीक है। तो आपका इसका कारण है LH, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? किसमें द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन नहीं होता? तो ये आपका होगा ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? अभी आप सोचिए, 2 क्वेश्चन पहले ही करवाएं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेता है ना, और क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमारे वायुमंडल में क्या होता है? क्या होता है हमारे वायुमंडल में? ठीक है, ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो अभी हाँ, पीत रस। उस समय हमको एक को याद नहीं आ रहा था, हम कह रहे थे गैस्ट्रिक जूस, जिसका 2.0 है ना। तो भोजन के पाचन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चन इसमें नहीं दे रखा है, हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, तो आगे भी वो क्वेश्चन मिल ही जा रहा है, ठीक है। तो हल्के में मत लीजिएगा, हम आपको कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि आप मेरा वीडियो ही देख के जाइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत ज़्यादा अगर फायदा नहीं हुआ, ठीक है, फिर आके आप कहिएगा, कमेंट आपके लिए खुला है। आप कहिएगा कि सर कहाँ आपका कुछ बताया हुआ काम आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जितना अच्छे से बताया जा रहा है ये वीडियो, आप अच्छे से अगर देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो सारा क्वेश्चन आपके ध्यान में रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको उसका आंसर याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं कि भोजन के पाचन में, हाँ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो अंगनाशय में। इसको अंग्रेजी में पेनक्रियाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज, और हिंदी में अंगनाशय बोलते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल कौन? जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, यानी कि फूड पाइप, ठीक है। तो इसका सबसे लंबा भाग को क्या कहते हैं? इसका सबसे लंबा, ठीक, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर क्या है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। आहार नाल वही होता है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। ये आपका ग्रास नली होना चाहिए, ठीक है ना, ये ग्रास नली होना चाहिए, ये है आहार नाल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है छोटी आंत, तो छोटी आंत आपका आहार नाल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आहार नाल आपका ये होता है, ठीक है, ये उसके बाद स्टोमक में जाता है, स्टोमक के बाद फिर क्या होता है? छोटी आंत शुरू होता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका पाचन, ठीक है, तंत्र है। क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि पाचन तंत्र अभिक्रिया का सबसे लंबा भाग, ना कि आहार नाल। पाचन तंत्र क्रिया में सबसे लंबा भाग में आपका छोटी आंत आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? ठीक है, तो वो होता है आपके मुख गुहा से होता है। कहाँ से होता है? मुख गुहा से, यानी कि आपके मुख से शुरू होता है। निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? यानी कि हम लोग जो फैट खाते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा उसका पाचन किया जाता है? तो वो किया जाता है लाइपिन। लैक्टोज के द्वारा क्या किया जाता है? तो लैक्टोज के द्वारा दूध का पाचन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सवाल है। ये किस में होता है? ये कोशिका द्रव में होता है। कौन सी प्रक्रिया? ग्लाइकोलाइसिस। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत क्या करता है कि सूरज से आने वाले जो पराबैंगनी हानिकारक जो पराबैंगनी किरण है, उसको ये क्या करता है? रोकता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? आने वाले हानिकारक विकिरण को रोकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत क्या है? हानिकारक, उच्च ताप लाभदायक है। ये क्या है? ना कि उच्च ताप पर लाभदायक और निम्न ताप पर हानिकारक, गलत है ना। इसका सही आंसर यही होगा कि ओजोन परत क्या होता है? तो हमारे लिए काफी लाभदायक है, ठीक है। बकवास ऑप्शन दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? ठीक है, तो फूलों के अंदर जो नर प्रजनन अंग है, हम लोग उसको देखेंगे, तो वो कौन सा होता है? तो नर प्रजनन अंग के अंदर आपका होता है पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर क्या है? नर प्रजनन अंग है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा बनता है? ठीक है, तो कितना, देखिए मनुष्य, हम लोग भी जब खाना खाते हैं तो क्या बनता है? 38 एटीपी बनता है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस क्या बनता है? 38 एटीपी, है ना, खाना के भोजन के पाचन के बाद। तो अब क्या होता है कि पौधे में जब श्वसन होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन होता है, तो उसके बाद क्या होता है? एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? याद करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसको समझा नहीं जा सकता है,
एकदम तोता के जैसा रट जाइए इसको, ठीक है, तोता के जैसा रट जाइए। कितना? 30.5। कितना? 30.5। आगे बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो देखिए, जब ऑक्सी श्वसन होता है, ठीक है, तो क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस 38 एटीपी, है ना, क्या बनता है? तो इसमें बनता है, ठीक है, ग्लूकोज प्लस 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। और जब अनॉक्सी होता है, ठीक है, अनॉक्सी यानी अनॉक्सी को आप वाईबीए भी कह सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल प्लस 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं, हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? आरबीसी, जिसका काम क्या होता है ना, जिसको कहते हैं रेड ब्लड, ठीक है, सेल, हिंदी में कहते हैं लाल अस्थि मज्जा, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा। ये बनता कहाँ है? ठीक है, ये बनता है बोन मैरो में, ठीक है, और यही इसका काम क्या होता है कि हमारे ब्लड में, ठीक है, ये हमारे ब्लड में क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, पकड़ लेता है, और ऑक्सीजन को कैरी करने का, ऑक्सीजन को हमारे ब्लड वेसल्स में, रक्त कणिकाएं में, ठीक है, रक्त जो ब्लड सेल, जो ब्लड रक्त जो का जो कण है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन को लेके चलने का काम करता है, और यही आरबीसी ही ऑक्सीजन को हमारे सेल यानी कोशिकाओं तक क्या करता है? पहुंचाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पादप अपशिष्ट जमा कहाँ होते हैं? तो जो पादप अपशिष्ट होता है कहाँ जमा होता है? तो पत्तियों में, छाल में, कोशिकाओं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी जगह क्या होता है? जो अपशिष्ट है वो जमा होता है। मनुष्य की आहार नाल की कौन सी भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? मतलब किससे किसी भी तरीका को एंजाइम नहीं निकलता है, ठीक है, तो वो हो गया आपका ग्रास नली। मुख से तो लार निकलता ही है, आमाशय से भी निकलता है, लेकिन ग्रास नली जो हम लोग खाते हैं, है ना, ये फूड पाइप, ठीक है ना, ग्रास नली, ठीक है, इससे किसी भी तरीके का एंजाइम हमारा नहीं निकलता है, ठीक है। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है। अभी देखिए, ये होता है एडीएच, ठीक है, ये एडीएच के ऊपर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो समझिए, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, ये सब कैसा है? ये सब पादप हार्मोन है, ठीक है, ये कैसा हार्मोन है? सब पादप हार्मोन दे रखा है। अभी ये सब पौधे के वृद्धि पे संबंधित है, चाहे वो ऑक्सीन हो, चाहे जिब्रेलिन हो, चाहे साइटोकिनिन हो, लेकिन एब्सिसिक एसिड है वो पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है। ये आपका गलत ऑप्शन इसमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो सोचिए, मानव हृदय करता क्या है? हम लोग का हृदय का काम क्या है? उसका काम है कि ब्लड को पंप करना, है ना, किसको? ब्लड को, यानी परिवहन तंत्र का काम है। ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, और फिर ब्लड उसको, फिर हार्ट क्या कर रहा है? उसको पंप करके हमारे कोशिकाओं तक उसी ऑक्सीजन को भेज दे रहा है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्रमिक विकास कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? क्रमिक विकास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो जब हम लोग श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है ना, तो कौन से गैस को लेते हैं? तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। कोई भी व्यक्ति सांस लेता है तो क्या करता है? श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो जब सांस लेते हैं तो हम लोग कौन सा गैस लेंगे? हम लोग ऑक्सीजन लेंगे। और ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सा गैस अंदर चला जाता है? नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन वापस से हमारे शरीर से निकल जाता है, और ऑक्सीजन हमारा शरीर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ऑक्सीजन। एक बात को ध्यान रखिएगा, आपकी किताब में बहुत सारा उत्तर गलत दे रखा है, ठीक है, तो उत्तर अगर आपकी किताब में, आप ये नहीं समझिएगा कि आपको यहाँ पे गलत पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ठीक है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में C6 कितने होते हैं? C6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। ग्लूकोज में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 परमाणु होते हैं, ठीक है। आपकी किताब में इसका आंसर गलत है, इसका आंसर गलत है, ठीक है, इसमें बहुत गड़बड़ है, बहुत झोल है, ठीक है।
थोड़ा बच के और संभल के पढ़िएगा। उसके बाद और जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, केवल आंसर को लेके छाप के याद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका मेहनत ये किताब व्यर्थ करवाएगा, ठीक है। इसलिए सही पढ़िए और सही तरीके से पढ़िए, जिससे कि क्या हो, आपको फायदा हो, ठीक है। आ गए आज के हम लोग अपने आखिरी प्रश्न पर कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का यानी ठीक है, वैसी क्रिया जो हमारे इच्छा से होता ही नहीं है, हमारे इच्छा से होता ही नहीं है, उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका नियंत्रण मेड्यूला के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसको पूरा मेड्यूला ऑब्लिगाटा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हमारा समर्पण आप लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा है, पूरे दिल से हम इस वीडियो को बनाए हैं, इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश किए हैं। हम यही चाहेंगे कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।